नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज हम फोकस करने वाले हैं ऐसे खबरों पर जो आपसे जुड़ी हुई है। भंगेल की खबरों पर फोकस करेंगे और खासकर एक ऐसी खबर पर फोकस करेंगे जिसे आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि शायद ऐसा भी होता है। लेकिन पहली खबर पर फोकस करने वाले हैं कि नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन अब जल्द से जल्द होने वाला है और इस उद्घाटन के लिए पूरा एयरपोर्ट तैयार है। साथ ही पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नोएडा आने वाले हैं और इनके लिए बनेंगे 5 अलग अलग हेलीपैड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी महीने खरमास से पहले होने की प्रबल संभावना है। मतलब 10 दिसंबर से पहले होने की प्रबल संभावना है। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में 5 हेलीपैड को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के पीछे एप्रन क्षेत्र में बनाए जाएंगे। जनसभा में आने वाले आम लोगों के अलावा वीआईपी, वीवीआईपी के अलावा मीडिया एंट्री और प्रधानमंत्री के रिजर्वर रूट को लेकर भी मंथन बराबर किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर रनवे की तरफ से बने हेलीपैड से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनल बिल्डिंग में भ्रमण कराने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने जनसभा स्थल ले जाने का प्लान है। कार्यक्रम की प्लानिंग इस तरीके से की जा रही है कि टर्मिनल बिल्डिंग में प्रदर्शनी और डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोएडा एयरपोर्ट की हर एक चीज से रूबरू कराया जाए। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने बने मंच से जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुगम आवागमन के लिए रूट प्लान और वाहनों की पार्किंग स्थलों का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम सूत्रों की माने तो जेवर बुलंदशहर मार्ग आम लोगों के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से लिंक एक्सप्रेसवे भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर देखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर जेवर खुर्जा मार्ग से पुराने रोही मार्ग दैनाथपुर से अस्थायी एंट्री के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि नोएडा के परथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बनेगा 710 मीटर अंडरपास, जिससे अब नोएडा वालों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। आइए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं और बड़े फोकस से आप लोग भी देखना इस खबर को और समझना, और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा के परथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पिछले सप्ताह नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। अब अथॉरिटी ने अंडरपास को लेकर सीईओ के सामने प्रस्ताव रखने की तैयारी शुरू कर दी है। परथला गोल चक्कर पर सिग्नेचर ब्रिज मौजूद है, जो सेक्टर 71 से किसान चौक की ओर आने जाने के लिए बनाया गया है। फिलहाल अभी सिग्नेचर ब्रिज के नीचे सुबह और शाम के समय ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। यहाँ वाहनों को एक एक करके रोका जाता है ताकि रास्ता दिया जा सके। नोएडा सेक्टर 71 से सोरखा तक जाने वाला कट भी बंद रखा गया है, जिसके कारण वाहन चालकों को एफएनजी हाईवे पर छिजारसी की ओर जाकर
यू टर्न लेना पड़ता है, जो उनके लिए असुविधाजनक होता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले एक सप्ताह के बैठक में सीईओ ने इस स्थान पर अंडरपास बनाने का निर्देश दिया है। यह अंडरपास एफएनजी हाईवे पर छिजारसी से सोरखा की तरफ आने जाने वाले मार्ग पर बनेगा। और वहीं अधिकारियों की माने तो अभी तक की तैयारियों के अनुसार यह अंडरपास 710 मीटर लंबा होगा और इसमें 6 लेन होंगे। इस परियोजना के लिए एक पीपीटी प्रस्तुति बनाई जा रही है, जिससे आगामी कुछ दिनों में सीईओ के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह एफएनजी परियोजना नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। नोएडा में इसका लगभग 60 से 70% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि फरीदाबाद में अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। परियोजना पूर्ण होने पर वहां वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे यातायात की सुविधा के लिए अंडरपास आवश्यक होगा। इस कारण अथॉरिटी ने अंडरपास बनाने की कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और अथॉरिटी जल्द ही इस काम में लग जाएगी। अब दोस्तों हम फोकस करते हैं और आपको समझाते भी हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में एक प्रचलन है कि जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं उनके संपर्क में नहीं आना है, वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। ऐसा प्रचलन हमारे समाज में बन चुका था, लेकिन अब नोएडा जिला अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव माताओं ने 12 बच्चों को जन्म दिया है और सभी की जो एचआईवी रिपोर्ट आई है सभी नवजातों की वो निगेटिव आई है। आइए आपको बताते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव माताओं के गर्भ से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए इस खबर पर हम विस्तृत तरीके से फोकस करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा के जिला अस्पताल ने एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं से जन्मे बच्चों को संक्रमण मुक्त करने में 100% सफलता हासिल की है। पिछले एक साल में एचआईवी पॉजिटिव 12 माताओं से जन्मे सभी 12 बच्चे पूरी तरह एचआईवी निगेटिव पाए गए हैं और इस साल 14 एचआईवी संक्रमित महिलाओं का प्रसव हुआ है, जिनमें से सभी बच्चों की जो रिपोर्ट आई है वो संक्रमण मुक्त है और 18 महीनों तक इनकी जो प्रक्रिया चलती है, जांच की जो इनकी प्रक्रिया चलती है दोस्तों, वो 18 महीने तक चलती है। आइए आपको इसको भी समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के काउंसलर मनोज गुप्ता और सुमन विमल ने बताया एक मीडिया चैनल को कि बच्चे को पूरी तरह एचआईवी मुक्त घोषित करने के लिए जन्म से 18 महीने तक कई चरणों में जांच की जाती है। आइए आपको बताते हैं उन चरणों में कौन कौन सी जांचें होती हैं, कब कब जांचें होती हैं, आपको हम बताते हैं। देखिए, जन्म के तुरंत बाद पहली जांच होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद ही पहली जांच होती है। फिर 1 महीने के आसपास दूसरी जांच होती है, फिर 4 से 6 महीने के बीच में तीसरी जांच होती है और अंतिम जो जांच होती है वो 18 महीने पर होती है। 18 महीने तक सभी जांचों में यदि एचआईवी निगेटिव आने पर ही, अगर एचआईवी निगेटिव आता है तो तब ही बच्चों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त माना जाता है। जब कोई एचआईवी पॉजिटिव महिला गर्भ से होती है तो उसको शुरू से ही एआरटी दवा दी जाती है। एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण के समय ही एआरटी टैबलेट दी जाती है। इससे वायरल लोड बहुत कम हो जाता है। मां से बच्चे में संक्रमण का खतरा लगभग शून्य हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है और इन्हें सिजेरियन डिलीवरी को दी जाती है और अधिकांश मामलों में सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है ताकि बच्चों का मां के रक्त या शारीरिक द्रव से सीधा संपर्क ना हो। हालांकि अगर महिला का वायरल लोड बहुत कम है तो सामान्य प्रसव की भी
अनुमति दी जाती है। प्रसव के दौरान पूरी मेडिकल टीम, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, एंथेटिस्ट होते हैं और विशेष सुरक्षा किट, मास्क और आंखों पर चश्मा पहन के काम करती हैं। अगर आपको हम बताएं तो इस साल 29,107 लोगों की HIV जांच हुई है। जिला अस्पताल नोएडा में अब तक 29,107 संदिग्ध लोगों की HIV जांच की गई है, जिनमें से 167 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रोजाना गर्भवती महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों की जांच की जा रही है और उनमें से 167 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब अब यह साफ देखा जा रहा है कि हमारी जो मेडिकल टीम है उस मुकाम तक पहुंच गई है कि HIV पॉजिटिव महिलाओं से भी उत्पन्न होने वाले बच्चों को HIV निगेटिव पैदा कर रही है। अब हम फोकस करते हैं एक ऐसी न्यूज से जो आप सबसे जुड़ी है और जो इस समय पूरे नोएडा के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है। पहले तो यह एलिवेटेड जो कॉरिडोर था, पहले इसका उद्घाटन नहीं हो रहा था, बनने में बहुत देर लगी, लेकिन जब बना तो फिर विवादों के साए में आ गया। भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क एक बार फिर से विवादों में है। यूपीएसबीसीएल ने 150 करोड़ बकाया होने पर काम रोक दिया है। अब नोएडा प्राधिकरण खुद करेगा निर्माण। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड तो अगस्त 2025 में खुल गया, लेकिन इसके नीचे की 5.5 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क, सर्विस रोड और नालियां अभी भी अधर में अटकी पड़ी है। वजह एक बार फिर वही पुराना विवाद। नोएडा प्राधिकरण पर यूपीएसबीसीएल का करीब 150 करोड़ रुपए बकाया है और वहीं यूपीएसबीसीएल ने साफ कह दिया है कि 150 करोड़ रुपए अगर नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि जब तक 150 करोड़ रुपए का बकाया, उसमें मूल्य वृद्धि, जीएसटी अंतर और जून सितंबर 2025 के बिल और देरी का ब्याज भी शामिल है, अगर उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चुकाया जाता तो तब तक नीचे की सड़क, सर्विस लेन और ड्रेनेज का काम नहीं होगा। एजेंसी ने 2 विकल्प दिए। पहला कि इन बचे कामों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए, या तो अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए तुरंत जारी कर दिए जाए। कुल खर्च 650 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लगभग 150 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो यूपीएसबीएल ने लिखित में कहा है कि बकाया के कारण नीचे का काम रुका हुआ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है ग्राउंड जीरो से ये हकीकत है कि पिछले कई महीनों से कोई काम नहीं हो रहा है। और वहीं ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। भंगेल, सलारपुर और बरौला की मार्केट पूरी तरह पिट चुकी हैं। दुकानें कीचड़ में डूबी हैं, नालियां टूटी हैं, ग्राहक नहीं आ रहे। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गाड़ी ऊपर तो दौड़ रही है, लेकिन नीचे हम कीचड़ में डूब रहे हैं। अब लोग सीएम योगी और विधायक पंकज सिंह से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब हम फोकस करेंगे कि एक ऐसी खबर पर इस खबर को जिसने सुना सबका दिल जीत लिया। आइए इस खबर पर फोकस करते हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में रहने वाले कृणाल तोंगड़ ने अपनी शादी में 1 रुपए लेकर अनोखी मिसाल कायम की है। कृणाल के बड़े भाई विशाल तोंगड़ ने बताया कि वे 3 भाई हैं। उनके पिता सतीश तोंगड़ दहेज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। 6 मई 2021 को कोरोना काल में उनका निधन हो गया था और पिता की इच्छा थी कि बेटों की शादी बिना दान दहेज की हो। विशाल ने बताया कि उनकी शादी पिता की मौत के 2 दिन बाद हुई थी। उस दौरान भी उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती 11 लाख रुपए का चेक थमा दिया था और पिता की इच्छा पूरी हो इसीलिए छोटे भाई की शादी
बिना दहेज के करने का फैसला किया। और जो इस खबर को सुन रहा है उनको बस राम और भरत की कहानी, राम और दशरथ की कहानी इस समय याद आ रहा है कि जिस तरीके से राजा दशरथ की बात मानने के लिए, मतलब अपने पिता की बात मानने के लिए राम ने 14 वर्षों का वनवास बिना कुछ कहे स्वीकार किया था, उसी तरीके से कुणाल और उनके बड़े भाई विशाल भी अपने पिता की बात को रखने के लिए बिना दहेज की शादी की है। तो दोस्तों बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर जो आपसे ताल्लुक रखती हो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यूट्यूब पर, वो भी भारतीय टीवी के यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी समय। धन्यवाद।